हम शुरू कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं। नीट 2027 के लिए कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस करना है, पूरी यूनिट हमने डिस्कस करनी है। हम शुरुआत कर रहे हैं सेल बायोलॉजी से। तो मेरा मानना यह है कि सेल बायोलॉजी की शुरुआत बायोमोलिक्यूल से होनी चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल से पहले जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, हम उसे दूसरे नंबर पर करेंगे। इस पूरी यूनिट से 12-13 क्वेश्चन आ सकते हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम में। और बायोमोलिक्यूल्स तो वैसे भी इंपॉर्टेंट बैकबोन बनेगा। आगे जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे क्लास 12th में, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो सबकी जो बैकबोन है इसी बायोमोलिक्यूल से आनी है। और जैसा मैंने आपसे इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कहा था, हम खूब क्वेश्चन एक दूसरे से पूछने वाले हैं, खुद से खूब क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर खोजने के साथ साथ हम इंटरेस्टिंग तरीके से बायोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे सामने तो पहला ही क्वेश्चन ये आ गया कि ये शब्द क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ बायोमोलिक्यूल। तो बिल्कुल शुरुआती तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए एक नया शब्द सीखते हैं। आप में से बहुतों के लिए नया नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए नया है, एक शब्द है, इसे हम कहते हैं पोर्टमैंट्यू। अंग्रेजी भाषा में पोर्टमैंट्यू का मतलब एक ऐसा शब्द है जो अभी आपने नया बनाया, कुछ पहले एग्जिस्टिंग वर्ड्स को आपस में जोड़ करके। और इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर बायोलॉजी और मॉलिक्यूल को जोड़ करके बायोमोलिक्यूल शब्द जो है वो बनाया गया है। और इसका मकसद, अब इसका जो मतलब है वो शुरुआत में अभी ये है कि ये वो मॉलिक्यूल है जो अक्सर लिविंग टिश्यू में पाया जाता है। तो ये एक बहुत बिगनर्स डेफिनेशन हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। हम बायोमोलिक्यूल को आगे काफ़ी क्वालिफाई करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इस शब्द का मतलब हमें समझ में आ गया। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब हो ये रहा है कि मैं आपके पास एक लिविंग टिश्यू लेकर के आ गया। तो मैं आपके पास एक लिविंग टिश्यू लेकर के आ गया और मैंने आपसे ये कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल वर्ड से मैं एक लिवर का सैंपल ले लेता हूँ, या फिर मैं कोई प्लांट टिश्यू ले लेता हूँ और मैं आपको वो सैंपल दे करके आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे इसका कंपोजिशन बताइए कि इसमें क्या क्या है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल चैप्टर के शुरू में कर रही है कि हम इसका किस तरह से केमिकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस टिश्यू को ग्राइंड कर देना है। आपने इस टिश्यू को ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद में उसे होमोजेनाइज करना है। और होमोजेनाइज करने के लिए आप 10% ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद में जो स्लरी बनेगी उसको आप पास करेंगे एक क्लॉथ से। आप उसे एक क्लॉथ से पास करेंगे। तो मोटे तौर पे हमने ये कहा कि हमारे पास एक इस तरह की चीज़ होगी, उसमें हम टिश्यू को डालेंगे और उसे ग्राइंड करेंगे। इसमें 10% ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाएंगे, स्लरी बन जाएगी। और इस स्लरी को एक बीकर पे एक आप कपड़ा बांध दीजिए और उसे पास करने की कोशिश करिए। तो होगा क्या कि कुछ चीज़ पास हो जाएगी उस क्लॉथ के अक्रॉस और वो बीकर में पहुंच जाएगी। उसे तो आप कहेंगे फिल्ट्रेट। तो यहाँ से आपने दो चीज़ों को अलग कर लिया। एक चीज़ तो आपने ये कहा कि आपने इस स्लरी में से फिल्ट्रेट अलग किया, ये चीज़ वो जो कि पास हो गई, और जो नहीं हुई उसे आपने रिटेंटेट कहा, वो रिटेन हो गया। यहाँ पर इस फिल्ट्रेट में और इस रिटेंटेट में आपको बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। खाली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। तो पहली बात हमें यह समझ में आ गई कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली है क्या। इस एक्सपेरिमेंट में हमने किया क्या, तो मैं यहाँ पर एक आपको डायग्राम और दिखा देता हूँ। तो लेट अस लुक एट दिस डायग्राम। तो हमने ये करा कि अब आप थोड़ा विजुअल पिक्चर बनाइए जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर आपने इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद में 10% ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में एक थिक स्लरी बना ली। ये है थिक स्लरी।
और इसको आपने थोड़ी देर रख दिया ताकि इसमें पूरी तरह से प्रेसिपिटेशन हो सके, और उसके बाद में आप देख रहे हैं आपने एक ये क्लॉथ ले लिया, चीज़ क्लॉथ ले लिया या कॉटन क्लॉथ ले लिया, और ऊपर से आपने ये स्लरी डाली। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि कुछ चीज़ तो फिल्टर होकर के बीकर में पहुँच जाएगी और कुछ रिटेन हो जाएगी इस क्लॉथ के ऊपर। तो जो चीज़ रिटेन हो गई उसे आप कह रहे हैं रिटेंटेट, और जो पास हो गया उसको आप क्या कह रहे हैं, फिल्ट्रेट कह रहे हैं। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये जो फिल्ट्रेट है इट पासिस थ्रू दी क्लॉथ, और जो रिटेंटेट है वो जो है वो रिटेन हो गया, वो क्लॉथ के ऊपर रह गया। अब हमने ये कहा कि ये जो फिल्ट्रेट है इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्ट्रेट जो है ये इस केमिकल एनालिसिस का एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन है, और जो रिटेंटेट है वो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन है। उम्मीद है बड़ी आसानी से आपको ये बात समझ में आ रही है। दोनों में हमने कहा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलेंगे। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं खाली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं कह रहा हूँ, बाद में मैं आपको एनसीईआरटी में जो एलिमेंटल एनालिसिस है उसके बारे में भी बताऊंगा, पर हम अभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। दोनों में आपको दिखाई देंगे। तो कुछ ऐसे हैं जो एसिड सॉल्यूबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो एसिड इनसॉल्यूबल हैं। ये जो एसिड इनसॉल्यूबल हैं ये बेसिकली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर मैं एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे हम कहेंगे कि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर आपको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको ज़्यादातर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल मिलेंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो वो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में मिलेगा ही नहीं। दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो आपको एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में दिखाई देंगे। और ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ये पहली चीज़ है जो हम सीख रहे हैं, ये प्रोटीन है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, और तीसरा न्यूक्लिक एसिड्स है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, यहां पर लिपिड भी आएगा, लेकिन लिपिड एक मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। लिपिड इज नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल, और फिर भी वो इस वाले फ्रैक्शन में है। उसकी वजह यह है कि लिपिड मेम्ब्रेन्स के साथ एसोसिएट होता है, और जिस टाइम पर आप टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो मेम्ब्रेन वाटर इनसॉल्यूबल वेसिकल्स की फॉर्म में आ जाती है, और इसलिए वो इस वाले फ्रैक्शन में आ रहा है। हालांकि अभी एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, लिपिड ना तो मैक्रो मॉलिक्यूल है, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिपिड होता है, विच आर जनरली नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। दिस इज हाउ यू डिफाइन लिपिड। लिपिड का मतलब फैट नहीं है या सिनोनिम्स नहीं है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिगिन विद। आपको ये समझ में आ गया कि इस वाले फ्रैक्शन में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड भी देखने को मिल रहे हैं, और आपने इस वाली बात को क्वालिफाई कर दी। कोई ऐसी चीज भी देखने को मिल रही है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। आपकी एनसीईआरटी ये कहती है, देखिए इसको फिर समझने की कोशिश करिए। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि यहां पर भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे छोटे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल शुगर्स, ये सब चीजें यहां पर हो सकती हैं। तो ये छोटी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको? एसिड सॉल्यूबल पूल में। और एनसीईआरटी एक और शब्द इस्तेमाल कर रही है, वो ये कहती है कि ये जो एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन है, इट इज़ रफली द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज़ नॉट इक्वल टू साइटोप्लाज्म। इसका मतलब आप इसको एग्जैक्टली इक्वेट नहीं कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इट इज रफली द कंपोजिशन ऑफ दिस साइटोप्लाज्म। आई होप दिस इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कि इट इज नॉट नेसेसरी कि केवल आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही दिखाई दें। साइटोप्लाज्म में वो चीजें हैं जो एसिड सॉल्यूबल हैं। आप जानते हैं फ्लूइड नेचर होता है साइटोप्लाज्म का, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि उसमें केवल और केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही हो। चलिए, इसी वजह से आपकी एनसीईआरटी की एक और टेबल मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं। इस टेबल को मैंने यहां पर रखा है, इसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होंगे। तो आप जानते हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये कंपाउंड्स, ये सारे के सारे जो है आपको यहां पर मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां पर केवल ऑर्गेनिक ही चीजें होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमें यह समझ में आ गई कि कुछ हमने कहा एसिड सोल्यूबल है, कुछ एसिड
इनसोल्यूबल है। फिल्ट्रेट का मतलब समझ में आ गया और हमें रिटेंटेट का मतलब समझ में आ गया और एक क्यूरियस केस समझ में आ गया कि लिपिड्स के बारे में हम क्या बात करें। अब हमने ये कहा कि एनसीईआरटी का एक और पॉइंट जो हमें समझ में आया वो ये है कि जब एनसीईआरटी इक्वेट कर रही है इसको, लेट अस से एनसीईआरटी इज इक्वेटिंग इट with cytoplasm, it does not mean that it is equal to cytoplasm. So इसका मतलब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि acid soluble is not equal to cytoplasm. largely शब्द आ रहा है और मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हमने ये कहा कि कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ें भी प्रेजेंट होंगी। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और यहीं से मैं आपकी एनसीईआरटी की इस टेबल पर एक बार फिर आपको लेकर के जाता हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूँ। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमने कहा कि ये जो टेबल 9.2 है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की जब आप बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वाटर है और कुछ कंपाउंड्स हैं। और आपने देखा वाटर इज द मोस्ट कॉमन थिंग प्रेजेंट इन द लिविंग सेल। और वाटर जो है हमारी एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन में इज नॉट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट इज ऑब्वियसली एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में से वाटर 100% इन्वॉल्व है। बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको? सो ये बात अच्छे से समझ में आने के बाद में चलिए वापस चलते हैं अपने डिस्कशन पे। हमने कहा ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात बताइए, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे एक और है। मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो अब आपने कहा कि सर इसमें बहुत सारे आपको एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। आपने कहा कि सर इसको हम बाद में एलिमेंटल एनालिसिस में पढ़ना चाहेंगे। मैं भी आपसे बाद में ये दिखाऊंगा कि कैसे एलिमेंटल एनालिसिस किया जाता है। लेकिन जब आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इन सब चीज़ों की, लिपिड्स, अमीनो एसिड, शुगर्स, फैटी एसिड्स, इन सब की जब आप बात कर रहे हैं तो इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इसी तरह की चीज़ें हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे बड़ा सीधा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि यही चीज़ें तो अर्थ में भी मिलती हैं, अर्थ के क्रस्ट में भी ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं। तो क्या मैं ये कह दूं कि लिविंग सिस्टम में बिल्कुल वैसी ही चीज़ें मिलती हैं जैसी अर्थ के क्रस्ट में मिलती हैं? क्या ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं या इनके बीच में कोई डिफरेंस है? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स है क्या, या वही सेट ऑफ एलिमेंट है लेकिन बात कहीं और है? फिर लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है? तो मुझे वापस उस टेबल पर जाना पड़ेगा। इसीलिए ये मैं एनसीईआरटी की टेबल यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप अर्थ क्रस्ट को देखें बाय परसेंट वेट और ह्यूमन बॉडी आपकी एनसीईआरटी की टेबल है, तो आप ये देखेंगे कि वही चीज़ें हैं जो अर्थ क्रस्ट में भी मिल रही है और ह्यूमन बॉडी में भी मिल रही है। लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इनमें जो उसका परसेंट वेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर यहां देखें तो हाइड्रोजन इज ओनली 0.14 और ये देखिए दिस इज 9.5। कैन यू सी दी कंट्रास्ट हियर? क्या आप इस कंट्रास्ट को देख पा रहे हैं? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में है बाय वेट। कैन यू सी दिस? इसके अलावा अगर आप देखें व्हाट अबाउट कार्बन? अर्थ की क्रस्ट में कार्बन केवल इतना है और यहां पर हम क्या कह रहे हैं? 18.5। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द स्टार्क कंट्रास्ट हियर? अगर मैं आपसे कहूं कि लाइफ जो है बेटे वो कार्बन बेस्ड है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप अगर देखेंगे ये जो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन का है। सो हम कार्बन बेस्ड लाइफ की बात कर रहे हैं और यहाँ देखिए कितना स्ट्राइकिंग डिफरेंट है। अब आप देखेंगे दोनों में आपको ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी 47% के आसपास है, यहाँ पर भी 65% के आसपास है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको किसी सैंपल में ऑक्सीजन मिल रही है तो आप ये नहीं बता सकते उसकी परसेंटेज के हिसाब से कि ये लिविंग का पार्ट होगा या नॉन लिविंग का पार्ट होगा। दोनों में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज मिलती है। लेकिन नाइट्रोजन देखिए,
अब आप नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन आपको लिविंग सिस्टम में काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, अर्थ के क्रस्ट में नाइट्रोजन बहुत कम होती है। यहां से एक क्वेश्चन हमें और याद आया, 79% एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन होता है N2, उसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, 3 नहीं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन में, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो इतना होने के बावजूद इसी फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूजेबल नहीं है, इसीलिए इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। और वो कन्वर्ट आप जानते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म करते हैं, आपने पढ़ा है, जिसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया इस काम को कर सकते हैं। नाइट्रोजन पानी में भी आसानी से डिसॉल्व नहीं होती है। और अगर इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको एक और बात समझ में आ जाएगा कि क्यों नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है इस तरह की प्लांट ग्रोथ के लिए। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जब आप कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो उसमें NPK जो इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्या इंपॉर्टेंस है, अक्सर काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद वो ईजीली अवेलेबल नहीं है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और एक और बात आपको समझ में आ गई कि अगर किसी तरह से ये पानी में पहुँच जाए, अगर नाइट्रोजन जैसी चीज़, तो अचानक जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो एक और क्वेश्चन हमने यहां पर कर लिया। और देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट, अगर आपको और मुझे एक चीज बतानी है तो वो ये है, वो क्या है, सिलिकॉन। अब आप देखिए इधर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के सब चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन है, इंडिस्पेंसिबल है लाइट के लिए, लाइफ के लिए। कैल्शियम की कमी, हाइपोकैल्सीमिया, खतरनाक हो सकती है। कैल्शियम का एक्सेस भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन कैल्शियम ऑर्गेनिक नहीं है, तो ये हम कभी नहीं कह सकते कि केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइफ के लिए जरूरी है। हम ये कह रहे हैं कि हम जब शब्द इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, तो हम वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जिस तरह से एनसीईआरटी बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर रही है। तो हमने जो बायोमॉलिक्यूल शुरू किया था पोर्टमैंट्यू से, अब हमें यह समझ में आ गया कि हम बायोमॉलिक्यूल स्पेसिफिकली किसे कह रहे हैं। हम उन्हें मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से नहीं कह रहे, बड़े छोटे के हिसाब से नहीं कह रहे, वो केवल वही मिलते हैं लिविंग टिश्यू में, ये भी बात सही नहीं है। लेकिन हमें यह समझ में आ गया कि अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, और सेल के अंदर केवल जो है वो ऑर्गेनिक ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको? यहां से ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गई। देखिए सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में देखिए 27.7%, जबकि यहां पर क्या है बेटे, नेग्लिजिबल है, ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है। इस बात को हमेशा आपने याद रखना है कि आफ्टर ऑल इट इज अ कार्बन बेस्ड लाइफ। सो यहां पर अगर मैं इस पर वापस आऊं, तो एक बार मैंने आपसे ये कहा कि आप एक बार नज़र डाल लीजिए, आपने टिश्यू को ग्राइंड किया, उसको होमोजेनाइज किया 10% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, स्लरी बन गई, स्लरी को पास किया एक क्लॉथ से, और फिर आपके पास फिल्ट्रेट और रिटेंटेट आ गया, एक एसिड सोल्यूबल पूल आया, एक एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन आया, और फिर हमने देखा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एसिड सोल्यूबल पूल में ध्यान से देखिए, तो मैंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी लिस्ट दी हुई है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी लिस्ट दी है। तो इसका मतलब एसिड सॉल्युबल पूल में सॉल्युबल लो मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, और इस तरफ आपने कहा ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, और हमने देखा कि लिपिड क्यों यहां पर है। और हमारी एनसीईआरटी जब ये कहती है कि एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, तो उसका मतलब क्या है? और साइटोप्लाज्म एक बड़ी पिक्चर है, इसमें सॉल्युबल छोटे छोटे मॉलिक्यूलर पूल है और प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल मशीनरी और स्ट्रक्चर्स भी है। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। आप इस स्क्रीन का एक शॉट ले सकते हैं। दिस वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर रिवीजन मटीरियल। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज से यहां पर इस वाली वीडियो को खत्म करते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैंने कहा कि हमारी जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है, और कार्बन उसी ग्रुप को बिलोंग करता है, केमिस्ट्री आपको मेरे से ज्यादा आती है, जिसको सिलिकॉन बिलोंग करता है, और सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा है। तो आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको यह समझ में आ रहा है कि नेचर ने कार्बन जो कि इतना नहीं है अर्थ क्रस्ट में, उसको क्यों चूज किया?
सिलिकॉन को क्यों नहीं? ये जो हमारी लाइफ है ये कार्बन बेस्ड क्यों? ऐसी क्या खास बात है कार्बन में कि ये कार्बन बेस्ड है? क्यों ये सिलिकॉन बेस्ड नहीं है? सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत वर्सेटाइल है। कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कैटेनेशन कहा जाता है, दिस इज वेरी वेरी वर्सेटाइल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। इसकी वजह से ब्रांचिंग हो सकती है, इसकी वजह से बहुत लंबी चेन बन सकती है, इसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी आ सकती है। सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 है और उसमें भी वेरिएबिलिटी आएगी, लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड उतना वर्सेटाइल नहीं है। ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये इंपॉर्टेंट है। ये वो वजह है जिसकी वजह से द लाइफ इज एक्चुअली कार्बन बेस्ड। लाइफ जो है वो कार्बन बेस्ड है, सिलिकॉन नहीं। सिलिकॉन के बारे में एक और चीज आपको बता देता हूं इंटरेस्टिंग। सो सिलिकॉन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिलिकॉन की जो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन वो बहुत ज्यादा है। सो सिलिकॉन की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये बेसिकली जैसे सिलिकेट्स हो गए या SiO2 इस तरह की चीजें ये बनाएगा। अब ये जो SiO2 मैंने यहाँ पर लिखा है, ये साधारण तौर पर ये जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। सो लेकिन अगर आप कार्बन को अगर आप एक्सपोज करें ऑक्सीजन को, तो जो चीज़ बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सो बड़े ध्यान से बेटे मेरी बात सुनना, अगर लाइफ सिलिकॉन बेस्ड होती और आपका जो अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो अभी तो कार्बन जब आप क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं तो CO2 बनता है। ये CO2 पानी में भी सॉल्युबल है, ब्लड में भी आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है और वैसे गैस है, इसको बड़ी आसानी से डिफ्यूजन, द गैसेज ऑफ इंपॉर्टेंस इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी फॉलो सिंपल लॉज ऑफ डिफ्यूजन, इसको एक्सेल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर सिलिकॉन ऑक्साइड होता तो जब आप सांस एक्सेल कर रहे होते तो यहां से कुछ सॉलिड चीज गिर रही होती और वो फिर आपके कपड़े बार बार खराब कर रही होती। तो मेरे को आपको समझ में आया इस स्टार्क एग्जांपल से कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्बन की एक्चुअली इंपॉर्टेंस है कितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए इस पर्टिकुलर सेशन को खत्म करते हुए क्यों ना हम वाटर के बारे में बात करें। थोड़ी सी बात हम वाटर के बारे में करते हैं कि वाटर को मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जी लाइफ इसके बिना हो नहीं पाएगी। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, मस्ट फॉर लाइफ। ऐसी क्या खास बात है? मुझे बताइए सेल के अंदर हो क्या रहा है, किसी भी लिविंग सेल के अंदर क्या चल रहा है, ये बताइए आप मुझे। तो आप कहेंगे सर बहुत से केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। क्या ये बात सही है? आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है, इवन डाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस। आप देख लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर अगर बनता है तो वो भी बेटे केमिकल रिएक्शन से बन रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन खत्म होता है तो उसको तोड़ दिया जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। कोलेस्ट्रॉल बनता है तो उसके पीछे बहुत से मेटाबॉलिक स्टेप्स हैं, फिर उस कोलेस्ट्रॉल से आप स्टीरॉयड हार्मोन बनाते हैं। सो देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड द लिविंग सेल अंडर द कंडीशन, द ऑप्टिमम कंडीशन। इस तरह की कंडीशंस में जो चेंज नहीं हो रही हैं, देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ एन एवर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से अलग है। हालांकि इस सेल को जो भी जरूरत है वो उसको किससे मिल रही है? एनवायरनमेंट से ही मिल रही है। जो ये वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है वो एनवायरनमेंट्स को ही फेंक रहा है, लेकिन ये एनवायरनमेंट पर डिपेंड होते हुए भी एनवायरनमेंट के जैसा नहीं हो सकता या उसके जैसा सिमिलर नहीं हो सकता। अंदर आपको डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी ये लिविंग है, तभी ये काम कर सकता है। और इसलिए ये इंपॉर्टेंस आ गई सेल मेम्ब्रेन की। और आपने कहा कि सर समझ में आ गया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसकी वजह से ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, कुछ चीज़ों को नहीं आने देगी, और इस वजह से जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसकी जो कंपोजिशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अलग रखी जा सकती है, और इसे कांस्टेंट भी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या हो रहे हैं?
केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब मुझे बताइए इन केमिकल रिएक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटालाइज कौन करता है? तो आपने कहा कि सर यहाँ पर बायोकेमिकल कैटालिस्ट हैं। बायोकेमिकल कैटालिस्ट हैं। बायोकेमिकल कैटालिस्ट के लिए शब्द क्या है? एंजाइम। एंड ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मुझे पता है कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल किसका काम कर सकते हैं? एंजाइम का काम कर सकते हैं, उन्हें राइबोजाइम कहते हैं, लेकिन करीब करीब सारे एंजाइम्स क्या हैं बेटे? प्रोटीन्स हैं। ये बात थोड़ा सा सोचने वाली है। जो मैं आपको वाटर की इंपॉर्टेंस बताते बताते इस तरफ लेके जा रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। वो ये है कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, इनमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट कहाँ जाती है? सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट जाएगी कहाँ? तो वो हीट डिसिपेट होती है उसी पानी में। सो हमने ये कहा कि ये हीट किस में पहुंचती है बेटे? वाटर में पहुंचती है। और वाटर की लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक देखिए, वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट है। वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर का टेम्परेचर बेटे आसानी से चेंज नहीं होता। अगर आपको 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो जो अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी वो स्पेसिफिक हीट है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना होता है। इतना आसान नहीं है वाटर के टेम्परेचर को चेंज करना। इसीलिए जब आप हरिद्वार जैसी जगह जाते हैं, मान लीजिए गंगा में नहाने के लिए जाते हैं, तो घाट पर गर्मी में पैर नहीं रखा जाता, इतना गर्म होता है। और जब आप पानी में घुसते हैं तब आपकी समझ में आता है कि ठंडापन किसे कहते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोइकिलोथर्म जैसे क्रोकोडाइल दिन में अगर लैंड पर आ गया, लेकिन रात में वो लैंड पर नहीं रहेगा। वो रात में हमेशा कहाँ चला जाएगा? पानी में। पानी में ही लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। वाटर इज़ अ स्टेबल एनवायरनमेंट। और उस स्टेबिलिटी के लिए पीछे एक बहुत बड़ी वजह मैंने क्या बताई कि वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट। अगर आप इसमें डालेंगे, हीट को डालेंगे, तो इसका टेम्परेचर आसानी से चेंज नहीं होगा। अब इसको जोड़ दीजिए इस एंजाइम के साथ में, और इस एंजाइम को काम करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कम होती तब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि यहाँ पर जैसी थोड़ी हीट जाती है टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन रुक जाते हैं। एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैव बीन द कैटास्ट्रॉफी। क्या कैटास्ट्रॉफी हो सकती थी? तो कितना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वाटर। मैंने आपको अभी एक ही प्रॉपर्टी बताई है। जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन का डीनेचरेशन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आर प्रोटीन्स, एंड देयरफॉर दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। पानी का जब आप वेपर बनाते हैं तो हमने ये कहा कि इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आसान नहीं है आपको इसका जो है वो वेपर बनाना। इट इज़ नॉट ईजी। इसीलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म विच मस्ट कंजर्व वाटर, जब लाइफ बेटे लैंड पर आ गई तो पानी बचाना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो स्वेटिंग है, अगर मेरी बॉडी में अगर तेज़ी से भागूं तो मेरे अंदर बहुत सा मेटाबॉलिज्म होगा, हीट इकट्ठी होगी, उस हीट को मुझे बहुत तेज़ी से लूज़ करना है। स्वेटिंग एक तरीका है। तो मैं थोड़े से पसीने बहाने में बहुत सारी हीट डिसिपेट कर सकता हूँ। अगर इसकी लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होती तो इतना पसीना बहाना पड़ता थोड़े से टेम्परेचर को कम करने के लिए। इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। पानी आपकी बॉडी में कभी जमेगा नहीं, टेम्परेचर जितना मर्जी कम हो जाए। सो जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया एनसीईआरटी से हट करके इस पर्टिकुलर वीडियो को ख़त्म करने के लिए कि ये जो पानी है ये कितना इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और क्यों हम कहते हैं कि बिना पानी के लाइफ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम पहला वीडियो ख़त्म करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। अब अगले वीडियो में मैं शुरुआत करूँगा अमीनो एसिड्स से। थैंक यू।